लोगों को बचाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। लोगों को बचाते हुए पिछले दिनों गौरीकुंड में क्रैश हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में देश के 20 वीर सपूत देश के काम आ गए। लोगों को बचाते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। शुक्रवार को जीटीसी हेलीपैड में इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पर्यटन मंत्री चिरंजीवी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और थल सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटे इन देश के शहीदों को सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। साफ है, देश के लिए इन शहीदों ने जो कुर्बानी दी है वह अतुलनीय है। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके पैतृक निवास को भेज दिया गया है, जहां उनका परिवार पिछले कई दिनों से अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए लालायित है। मुझे बहुत अफसोस है जो हमारे 5 एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स, 2 सार्जेंट, आईटीबीपी के 6 जवान, 9 सदस्य जो एनडीआरएफ के थे। और आपको बताना चाहता हूं, हमारे भी एक जैसे साहबान हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश के अंदर मृत्यु हुई है इसी ऑपरेशन के दौरान। तो इन सबको मैं सलाम करता हूं। साफ है, श्रद्धांजलि देते हुए सभी की आंखें नम थी, लेकिन गर्व भी है कि ऐसे सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हालांकि गृह मंत्री के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के चलते शहीदों के परिजनों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं देश के गृह मंत्री ने इन शहीदों की श्रद्धांजलि पर कहा कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। वहीं विजय बहुगुणा ने साफ कहा कि उत्तराखंड इन शहीदों की शहादत को नहीं भूल सकता। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने शुक्रवार को भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को निकालने तक उनका अभियान जारी रहेगा। प्रभावित इलाकों के 1 दिवसीय दौरे पर आए जनरल सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों से प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसी आदेश का इंतजार किए बगैर सक्रिय तरीके से बेहद मुश्किल स्थितियों में राहत अभियान चलाने के लिए कहा। आर्मी चीफ ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात कई जवान गढ़वाल राइफल्स और गढ़वाल स्कॉट्स यूनिट्स के हैं और उनके परिवार भी बाढ़ से प्रभावित हैं। विक्रम सिंह ने कहा कि हमें खबर मिल रही है कि कई इलाकों में अब भी जिंदा लोग फंसे हो सकते हैं। गुरुवार को हमें खबर मिली कि बद्रीनाथ के उत्तर भाग में 40 लोग फंसे हुए हैं। हमने अभियान चलाया लेकिन उन्हें खोज न सके और उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहा तो हम ऐसा फिर करेंगे। हमारा प्रयास सभी लोगों को बाहर निकालना है। एनडीएमए की माने तो केदारनाथ और हर्षिल में भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे 1000 श्रद्धालु पिथौरागढ़ में अभी भी फंसे हुए हैं। साथ ही प्रदेश के 739 गांव तक मदद पहुंचना बाकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की माने तो उत्तराखंड के 28,000 गाँवों में से 2375 गाँव हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 1636 गाँव को संचार और सड़क से जोड़ दिया गया है, लेकिन 739 गाँव तक मदद पहुंचना अभी भी बाकी है। हालांकि देहरादून में 50 डॉक्टरों की टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया है ताकि इन गाँव तक खाना, मिट्टी का तेल और दवाई जैसी जरूरी सेवाएं वक्त पर पहुंचाई जा सके। प्रभावित इलाकों की खोज खबर के लिए 105 सैटेलाइट फोन भी उत्तराखंड पहुंचाए गए हैं। साथ ही BSNL ने भी अपने 80% मोबाइल टावर दुरुस्त कर दिए हैं। देवभूमि के 739 गाँव मुख्य भूमि से कटे हैं। पिथौरागढ़ में 1000 श्रद्धालु रास्ते में फंसे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दिया उत्तराखंड सरकार का हलफनामा कि 48 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, एनडीएमए के लिए परेशानी बढ़ाने वाला कदम साबित हो रहा है। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्लेन क्रैश होने से शहीद हुए एयरफोर्स के 5 जवानों के शव आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लाए गए। उत्तराखंड में तबाही के बीच दुर्गम परिस्थितियों में भी वायुसेना के जवान राहत कार्य में जुटे थे। इसी दौरान एक विमान क्रैश हो गया था जिसमें सवार वायुसेना, एनडीआरएफ व आईटीबीपी के जवान शहीद हुए थे। हादसे में जान गंवाने वाले एयरफोर्स के 5 जवानों के शव एयरफोर्स के विमान द्वारा गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस लाए गए। विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के प्रवीण, जूनियर वारंट ऑफिसर AK सिंह, सार्जेंट सुधाकर यादव व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तपन कपूर के शव हिंडन पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। वहां मौजूद शहीदों के परिजनों, एयरफोर्स व एनडीआरएफ के जवानों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। वायुसेना अध्यक्ष MA के ग्राउंड भी हिंडन एयरबेस पहुंचे व शहीदों के परिजनों को सांत्वना दी।
केंद्र सरकार उत्तराखंड में दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की हर संभव मदद करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए की मदद देने की बात भी कही है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि दवा, चीनी और अनाज जैसी बुनियादी जरूरतों की भी मदद की जाएगी। वहीं केंद्र से एक विशेषज्ञों की टीम आएगी जो उत्तराखंड में हुई क्षति का आकलन करेगी। इसके बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। यह भरोसा केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दैवीय आपदा की समीक्षा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को दिलाया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर के चिरंजीवी ने पर्यटन क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले 95 करोड़ रुपए के अलावा 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राहत बचाव कार्य में बड़ी मुस्तैदी और तत्परता से कार्य कर रही है। सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री ने बताया है कि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में इसमें कार्य कर रहे हैं वो अगले 15 दिनों तक जिन क्षेत्रों में आपदा से नुकसान हुआ है वहां पर जरूरी सामग्री और दवाएं ड्रॉप करेंगे। वहीं उनका कहना है कि सीमा सड़क से जुड़े हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों के मामले में जल्द से जल्द कार्य किया जाए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के द्वारा जेसीबी मशीनें भेजी जाएंगी जिनसे मलबे में दबे हुए लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने उत्तराखंड में हुई त्रासदी को लेकर एक बड़ी मदद का ऐलान किया है। अब समाजवादी पार्टी का हर विधायक 50,000 रुपए और सरकार में मंत्री 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगा। खास बात ये भी है कि विधायक निधि से हर विधायक 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगा। इस बात पर आज सभी विधायकों की सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की अहम बैठक बुलाई। ये बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई। दरअसल देर रात विधायकों की बैठक का निर्णय लिया गया और सुबह 10 बजे ही बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों और मंत्रियों को बुलाया गया। बैठक में सबसे अहम मुद्दा रहा उत्तराखंड में हुई त्रासदी। बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी विधायकों और मंत्रियों से उत्तराखंड को आर्थिक मदद देने की अपील की गई, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। निर्णय लिया गया कि अब सभी विधायक 50,000 रुपए की और मंत्री 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उत्तराखंड को देंगे। यही नहीं, विधायक निधि से भी हर तपा विधायक 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगा। राज्य सरकार विधायक निधि से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद के लिए एक्ट में बदलाव भी करने की तैयारी में है। विधायक निधि भी है और उन्होंने अपने तरफ से 50,000 दिए हैं और विधायक निधि से भी सभी विधायकों ने 10 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। तो बहुत जल्दी उसका भी क्या तरीका होगा निकाल करके 10 लाख निधि से भेज दिया जाएगा उत्तराखंड को। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में हुई त्रासदी को लेकर पहले भी 25 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है और अब मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों की ये मदद एक सराहनीय कदम ही कहा जाएगा। दावा ये भी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधायकों और मंत्रियों के बाद अब पार्टी के सांसदों से भी उत्तराखंड को आर्थिक मदद देने की अपील करेंगे। उत्तराखंड की आपदा में अब उत्तर प्रदेश के विधायक अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए तक दे सकेंगे। जरूरी बदलावों के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तबाही नहीं आने दी जाएगी। साथ ही गुजराती नेताओं के उत्तर प्रदेश आने से मुख्यमंत्री बेफिक्र नजर आए। उत्तराखंड की त्रासदी में बचाव के बाद उत्तर प्रदेश राहत के काम और महामारी से निपटने के लिए वहां की सरकार की मदद करने जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में सैनिक कल्याण निगम के ओल्ड एज होम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उत्तराखंड की आपदा में जिस तरह से सेना ने काम किया है, लोगों में उसका मान और ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने सेना की जमकर तारीफ की और कहा यूपी सरकार ने भी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। यूपी के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी और उत्तराखंड सरकार ने मांग की तो यूपी से डॉक्टरों की ड्यूटी उत्तराखंड में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा कि नेपाल और पहाड़ से पानी छूटने के बाद यूपी की नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ जिलों में जो पानी का संकट आया था बाढ़ का, उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं और पूरी जिम्मेदारी से सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओल्ड एज होम को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही भरोसा दिलाया कि यूपी सरकार सेना के साथ हमेशा खड़ी है। अखिलेश के तेवर देखकर साफ है कि उन्हें अपने काम पर भरोसा है। उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में नाम से ज्यादा काम चलेगा। अब बात तो तब बने जब जनता इस भरोसे को कायम रखे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राहत सामग्री से भरे 60 ट्रकों को रुद्रप्रयाग के लिए रवाना किया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में काफी त्रासदी हुई है। कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं। गांव में कई लोग अभी तक लापता हैं, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों से राहत सामग्री भेजी जा रही है, लेकिन अब उजड़ चुके गांवों को बसाने की तैयारी करनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस आपदा में जो गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं, इन गांवों को फिर से बसाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गंगा, शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। करीब दर्जन भर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जलस्तर में वृद्धि होते देख लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन भी राहत एवं बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इन तीन प्रमुख नदियों के अलावा यमुना, गोमती, राप्ती, गंडक, द्वितीया का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 36 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहराइच में करीब 80 बीघा जमीन पानी में डूब गई है। गोंडा में सरयू बैराज से पानी छोड़े जाने से घाघरा खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राज्य के 15 जिलों में गुरुवार को 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी बीच केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जानकारी दी कि हरिद्वार के भीमगौड़ा से करीब 87,000 क्यूसेक और चरण सिंह बैराज से करीब 89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। संगम नगरी इलाहाबाद में मानसून की पहली बरसात ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। 2 दिन से हो रही बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। संगम नगरी इलाहाबाद में मानसून की पहली झमाझम बरसात ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। रात में हुई तेज बरसात से शहर के लगभग 1 दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो गए। भारी बरसात का आलम यह था कि कोई भी ऐसी सड़कें बची हों जहां पर पानी जमा न हो। सड़कों में तो पानी जमा ही था, साथ ही घरों में पानी घुसने लगा तो मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। ऐसे में लोगों का कहना था कि नगर निगम के अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हैं, इसीलिए इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि मानसून की ये पहली बरसात है जिसमें वीवीआईपी मोहल्ले के साथ ही निचले इलाके के मोहल्लों में भी जल जमाव से जनता परेशान हो गई। ऐसे में नगर निगम का यही हाल रहा तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि शहर के नालों की सफाई को लेकर कई बार पार्षदों ने हंगामा किया था, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन सोया पड़ा है। मानसून की पहली दस्तक में शहर का ये हाल है। अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन इन परिस्थितियों से कैसे निपटेगा यह तो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलने के बाद बीजेपी का पश्चिम लहराने को तैयार हैं। समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने अपनी मुहिम और तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इरशाद जहां एनकाउंटर मामले में 4 जुलाई तक चार्जशीट दायर करेगी। माना जा रहा है कि इस चार्जशीट में ऐसी बातें होंगी जो नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ा सकती हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो इसमें मोदी का नाम भी आ सकता है। साथ ही उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले अमित शाह का भी फंसना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के कुछ पुलिस वालों के बयान 164 के तहत दर्ज किए गए हैं। बयान देने वाले पुलिस वालों का दावा है कि उन्होंने तत्कालीन डीआईजी डीजी बंजारा और आईजी के मौजूद डायरेक्टर राजेंद्र कुमार के बीच की गई बातचीत सुनी थी। उधर सीबीआई को लेकर बीजेपी में भी उनका रुख आक्रामक कर दिया है। बीजेपी के नेता मोदी के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि अदालत में सच सामने आ जाएगा। जाहिर है इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्मी आ गई है। गुजरात कांग्रेस की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद मधुसूदन मिस्त्री पहली बार लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने पर मधुसूदन मिस्त्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। जोनल इंचार्ज के साथ बैठक के बाद मिस्त्री ने कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ भी बैठक की। स्थिति का जायजा लेना, कांग्रेस पार्टी का जायजा लेना, लोगों के सवालों को समझना, ये सब काम है तो होगा इसके अंदर। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि मधुसूदन के प्रभारी बनाए जाने के बाद यूपी में चमत्कार होगा और कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। राजा भैया की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ी है। उनकी पत्नी समेत उन पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके पूर्व पीआरओ राजीव यादव ने ये मुकदमा लखनऊ के अलीगंज थाने में दर्ज कराया है। राजीव यादव का फर्जी अकाउंट खुलाया था राजा भैया ने। राजीव यादव ने लखनऊ के अलीगंज थाने पे राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजा भैया समेत 4 अन्य लोगों पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी भानवी सिंह और ड्राइवर रोहित सिंह तथा उसकी पत्नी मोनिका सिंह और तत्कालीन HDFC बैंक मैनेजर वसीउल सरवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में राजीव यादव ने शिकायत की है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह ने लखनऊ के तकरोही में इलाहाबाद बैंक में उनके नाम से खाता खुलवाया, जिसका संचालन खुद राजा भैया
और उनकी पत्नी करती थी। जब राजीव यादव राजा भैया से अलग हुए तब इन तथाकथित आरोपियों ने फर्जी तरह से इलाहाबाद बैंक से 11,000 का चेक बनाकर लखनऊ के पुरनिया में HDFC में उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोला। कुंडा में हुए DSP के मर्डर केस के चलते राजा भैया को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और अब एक और मुकदमा निश्चित ही उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार के रवैये से खासे नाराज